Am I audible? Hello. Yes, Good sir. evening, sir. Yes, sir. Audible. Good evening. Good evening to everyone. ओके स्टार्ट करते हैं. ओके. तो बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क हम लोग लर्न कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ प्रोटोकॉल और इसके बारे में डिस्कस किया. तो ये प्रोटोकॉल्स के बारे में था. आई थिंक सभी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया. ओके. तो प्रीवियस हम लोगों ने जस्ट इंट्रोडक्शन देखा, लाइक व्हाट इज आईपी, एचटीटीपी, टीसीपी, यूडीपी, ऐसे मल्टीपल प्रोटोकॉल्स के बारे में और इन सारी चीज़ों के बारे में. एंड स्टार्ट करते हैं. कोई भी क्वेरी हो तो आप बीच में, अगर कोई क्वेरी है तो मैसेज ड्रॉप कर देना. टॉपिक एंड होता है तो फिर आप वर्बली पूछ सकते हो म्यूट करके. तो आज हमारा जो टॉपिक है, आई थिंक हम लोगों ने एसएसएच, सॉरी यूडीपी वगैरह तक कवर किया था, है ना? हेलो. जी Yes, yes, yes. ओके. जी सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ तहसीन जी, बात कर। हाँ जी, जी हाँ भाई। जी. तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेलनेट एंड एसएसएच एंड फर्दर अदर प्रोटोकॉल्स. सो नेक्स्ट प्रोटोकॉल इज टेलनेट. ओके. टेलनेट एंड एसएसएच दोनों को एक साथ डिस्कस करते हैं, बिकॉज दोनों हमारे एचटीटीपी और एचटीटीपीएस जैसे काम करते हैं, राइट? सो टेलनेट एंड एसएसएच बोथ प्रोटोकॉल वी कैन यूज फॉर रिमोट एक्सेस. ओके. इट इज़ अ रिमोट प्रोटोकॉल्स. ओके, ये दोनों क्या हैं? ये दीज आर द रिमोट प्रोटोकॉल्स. ये रिमोट प्रोटोकॉल हैं, मीन्स वी कैन एक्सेस वन कंप्यूटर और वन डिवाइस फ्रॉम different different or one device to another device from different different locations. Okay, like if you want to access your router with the help of uh, टेलनेट विद द हेल्प ऑफ एसएसएच फ्रॉम पीसी, यू कैन. आप अपने राउटर को एक्सेस कर सकते हो, आप अपने स्विच को एक्सेस कर सकते हो, आप अपने सर्वर को एक्सेस कर सकते हो, आप फायरवॉल को एक्सेस कर सकते हो. फायरवॉल कहीं पर भी है हमारे नेटवर्क के अंदर, नो वरी. हमें फायरवॉल को फिजिकली जाकर उसमें लैन पोर्ट, उसमें कंसोल पोर्ट, उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. हम लोग प्रैक्टिकल भी इसका देखेंगे. तो उसमें हम लोग टेलनेट और एसएसएच का यूज़ करते हैं, जिसमें हम राउटर को टेलनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर से ही एक्सेस कर सकते हैं. हमारे पास 10 राउटर लगे हुए हैं हमारी कंपनी में. ओके. वी कैन एक्सेस ऑल 10 राउटर्स आर ऑल दीज राउटर्स विद द हेल्प ऑफ टेलनेट एंड एसएसएच फ्रॉम अ सिंगल पीसी. और जिसको जो कॉन्फ़िगरेशन करना है वी कैन कॉन्फ़िगर थ्रू रिमोट सर्विस. तो रिमोट में हमारे पास दो प्रोटोकॉल क्यों हैं, टेलनेट और एसएसएच? तो दोनों प्रोटोकॉल्स हैं, बट हम लोग बोल सकते हैं कि टेलनेट प्रोवाइड इनसिक्योर कम्युनिकेशन. ओके, मीन्स देर इज नो सिक्योरिटी. देर इज नो सिक्योरिटी. मीन्स टेलनेट प्रोवाइड प्लेन टेक्स्ट कम्युनिकेशन. इज दैट क्लियर? इट प्रोवाइड प्लेन टेक्स्ट कम्युनिकेशन. तो प्लेन टेक्स्ट कैसे है कि फॉर एग्जांपल अगर इस यूज़र ने रिमोट कंप्यूटर, यानी कि ये कंप्यूटर रिमोटली एक राउटर हमारी कंपनी में है उसको एक्सेस कर रहा है,
और इस राउटर का यूज़र नेम दिया, इस राउटर का पासवर्ड दिया, इस राउटर के अंदर एक्स वाई जेड का कॉन्फ़िगरेशन किया, कोई स्क्रिप्ट या फाइल रन किया, कि कोई भी काम करा है, तो ये सारा का सारा जो इनपुट है कीबोर्ड से वो सब कुछ प्लेन टेक्स्ट में ट्रांसफ़र हो रहा है। एंड हैकर अटैकर आर बॉट can get these plain text information or can understand these plain text information easily. Okay, and this is the way to hack your telnet access uh, like easily by hacker attacker. तो यही यही टेलनेट क्या करता है, एक इनसिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। तो अगर हमारे पास लाइक आइसोलेटेड लैब है, हाउ यू कैन सिक्योर दीज ऑल थिंग्स। सो अगर हमारे पास आइसोलेटेड लैब है देन वी कैन इनेबल टेलनेट। अगर हमारे पास एक ऐसा लैब है, एक ऐसा राउटर है जो हमारे पब्लिक और प्राइवेट और लैन या जैसा भी है, मतलब प्राइवेट से लेके पब्लिक सभी जगह पर वो राउटर काम कर रहा है, वो राउटर ट्रैफिक सेंड और रिसीव कर रहा है। सो it is very very important to configure SSH type service, okay, because no one have no one can access easily about SSH communication, है ना। मीन्स नो वन easily track the SSH communication or conversation or message, and no one can decode the message because SSH provide encrypted secure communication, provide encryption level uh, communication, okay, इंक्रिप्शन लेवल कम्युनिकेशन। तो जो भी हमारा एसएसएच के थ्रू, एसएसएच एंड टेलनेट सेम प्रोटोकॉल है ना। रिमोट एक्सेस ऑन टर्मिनल, इट इज़ अ टर्मिनल बेस्ड प्रोटोकॉल, मीन्स यू हैव नो जीयूआई एक्सेस। इसमें हम लोग रिमोटली एक्सेस तो करेंगे बट टर्मिनल के थ्रू एक्सेस करेंगे। लेट मी शो सम एग्जांपल थ्रू सीपीटी। ये प्रैक्टिकल मैं जस्ट डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। मैंने अभी कोई भी लैब आपकी नहीं स्टार्ट करनी है, तो मैं एक जस्ट सिंपल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता हूँ सीपीटी। एंड यू कैन सी फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय राउटर, दिस इज़ माय राउटर एंड दिस इज़ द कंप्यूटर। एंड लेट मी कनेक्ट बोथ मशीन टुगेदर like this, and let me configure the telnet on router। तो रिमोटली कैसे ये काम करता है, मैंने जस्ट इनेबल लिखा, कॉन्फ किया, एंड आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मैं प्रोवाइड करूँगा। मैंने इस मशीन को आईपी दिया, इस राउटर को लाइक मैंने राउटर को आईपी देने के लिए इंटरफेस पहले दिया कि भाई किस इंटरफेस पर आईपी देना है, और उसका आईपी मैंने दे दिया। अब ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब इस राउटर पर अब अभी मुझे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ रही है तो उसके लिए अलग सेटअप है, बट अभी हमारे पास रिमोट सेशन है। तो ओनली यू कैन यूज टर्मिनल मीन्स कमांड लाइन टू एक्सेस दी राउटर। मीन्स दीज आर दी आर टेलनेट आर एस एस एच। जी यू आई लेवल पर आपको रिमोट सर्विस नहीं देता है, इट प्रोवाइड एक्सेस थ्रू कमांड लाइन। तो कमांड लाइन पर मैं आता हूँ और राउटर से मैं एक बार टेलनेट लिखकर राउटर को एक्सेस करने की कोशिश करूँ। मैंने राउटर का आईपी दे दिया 10.0.0.1, एक्सेस मिल गया मुझे। मैंने इसका पासवर्ड दिया, एनेबल किया 1 2 3। अब मुझे राउटर पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आई कैन कॉन्फ़िगर दिस राउटर विद द हेल्प ऑफ दिस पीसी। दिस इज द पीसी, पीसी 0। तो मैं यहीं से राउटर का नेम मैं चेंज कर सकता हूँ, राउटर के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। और जो भी अपडेट मैं यहाँ से सेंड करूँगा वो यहाँ तक जिस भी केबल माध्यम से जाएगा, जिस भी मीडिया का इस्तेमाल करेगा, वो क्या होगा, उस टेक्स्ट में यानी कि उस मैसेज के अंदर एक प्लेन टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जाएगी, जो भी मैसेज हमारा जाएगा। तो नेवर यूज टेलनेट फॉर like big network, okay. If you have isolated lab then you can use telnet. If you have wide area level networking then you can use ssh to access your service remotely, okay, or to access your device remotely. It is
very powerful and secure protocol. Without encryption, without keys, you cannot, or hacker cannot compromise your data or compromise your message. Okay, hacker have no capability to decode the message, but जब तक वो डिकोड वगैरह करने की कोशिश करेगा हमारा कन्वर्सेशन हो चुका होगा और ये सारी चीज़ें, राइट। तो एसएसएच हमारा क्या होता है, एक सिक्योर कम्युनिकेशन मीडियम होता है। नेक्स्ट प्रोटोकॉल विच इज़ डीएनएस, आई थिंक ये नाम आप लोगों ने, सभी लोगों ने सुना होगा। व्हाट इज़ डीएनएस? मेन नेम डोमेन सिस्टम। नेम सर्विस। यस, ये क्या सॉरी होता है? सॉरी, जो आईपी एड्रेस है जो हम डालते हैं बेसिकली हमारी सहूलत के लिए है, जो हम लिखते हैं उसको आईपी एड्रेस में चेंज करता है। जो भी हम गूगल लिखते हैं उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। जैसे google.com, इसका जो आईपी एड्रेस है, क्योंकि कंप्यूटर तो नंबर्स में ले रहा है ना कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। राइट, तो या, ठीक है। और कोई कुछ ऐड ऑन करना चाहेगा? डीएनएस से सर मैन क्या में आईपी टू नेम और नेम टू आईपी रिजल्ट कर सकते हैं। इट्स सिंपल, राइट। डीएनएस मीन्स डोमेन, अभी के लिए इतना, चैप्टर में इन डेप्थ, डोमेन नेम system. Okay, the main purpose of DNS is to manage IP2 name and name to IP, राइट। ये IP2 नेम और नेम टू IP मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग यहाँ पर देखें google.com, तो google.com से हम लोग एक्सेस करते हैं, बट एग्जैक्टली जब एक नया सर्वर लगता है या एक सर्वर प्लान किया जाता है तो पहले नेम नहीं होता, पहले क्या होता है, इस सर्वर का आईपी एड्रेस होता है। क्लियर है? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कॉन्फ़िगर द आईपी एड्रेस, और विदाउट आईपी यू कैन नॉट कॉन्फ़िगर डीएनएस लेवल सर्विस। ओके, तो जो भी सर्वर टीम होती है वो जब इस सर्वर को या इस कंप्यूटर को, क्योंकि पहले तो ये बिल्कुल एक कंप्यूटर है, सर्वर तो जब उसको अंदर, उसके अंदर उस सर्विस को इंस्टॉल किया जाएगा तब तो वो सर्वर बनेगा, इसके अंदर डीएनएस डोमेन बनाया जाएगा तब वो बनेगा। तो जब भी एडमिन टीम ने इस पर्टिकुलर डोमेन मशीन को प्रमोट किया एज अ सर्वर, तो उसने पहले इसको आईपी दिया और इसका फिर नेम प्लान किया कि लेट मी कॉन्फ़िगर द नेम फॉर दिस डोमेन विच इज़ google.com। तो इस google.com ने फिर इस आईपी के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया, एंड डीएनएस की हेल्प से ये आईपी इस नेम के साथ कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देगा। सो यूज़र कैन इजली रिमेंबर दिस नेम एंड ट्रैक और कैन एक्सेस द google.com। ओके, तो जो भी हमारे यूजर्स होते हैं ये सब क्या करते हैं, इस google.com को फिर एक्सेस कर सकते हैं। नो नीड टू रिमेंबर दैट व्हाट इज द आईपी एड्रेस ऑफ google.com। ओके, सो दिस इज द कॉमन डेफिनेशन फॉर गूगल, सॉरी फॉर डीएनएस, मीन्स IP2 नेम एंड नेम टू आईपी। बट द मेन पर्पस behind the DNS is to secure the private detail of any domain, and multiple things we can configure with the help of domain। आप हमारे साइट से या किसी भी डोमेन से डेटा एक्सेस करते हो जस्ट बिकॉज ऑफ डीएनएस, राइट। तो डीएनएस का मेन पर्पस, अभी हम अगर हम लोग देखें एज अ बिगनर, एज अ फ्रेशर, तो मेन पर्पस ऑफ डीएनएस इज टू प्रोवाइड आईपी टू नेम एंड नेम टू आईपी। कैसे इसको चेक कर सकते हो, थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन किया और मैंने google.com यहाँ पर ओपन किया, अब ये गूगल मेरा ओपन हो गया, ठीक है। अब अगर मुझे गूगल की आईपी यहाँ पर देखना है, लाइक वो कैसे हम देख सकते हैं, तो मैं सिंपल यहाँ से CMD ओपन करूँगा, ये CMD, और यहाँ पर आप देखो, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ NS लुकअप, ये बताया जाएगा आगे कि प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करना है, बट आज मैं थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ जिससे आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आए। NS लुकअप स्पेस google.com, तो मुझे यहाँ पर एक एड्रेस मिला 142, एक आईपी एड्रेस 142 250 194 206। ओके, तो ये आईपी अगर मैं दूसरे ब्राउज़र में कॉपी पेस्ट करूँ
और इस आईपी को जैसे ही मैं एंटर करूं हमारे पास क्या खुलेगा यहाँ, google.com, है ना। क्योंकि ये जो देखो यहाँ google.com आ गया, मैंने आईपी डाला था बट google.com, बिकॉज जो हमारा पब्लिक आईपी है, ये जो हमारी आईपी है वो हमारे इसी डोमेन के साथ डीएनएस की हेल्प से कम्युनिकेट कर रहा है। तो मेन थिंग टू कॉन्फ़िगर डीएनएस इज प्रोवाइड डोमेन नेमिंग सर्विस ओवर अ डोमेन। ओके, आईपी टू नेम, नेम टू आईपी ये मैनेज करता है। नेक्स्ट सर्विस हमारे पास आ जाता है विच इज डीएससीपी। हाँ, कोई कुछ पूछना चाहता है? नहीं सर नहीं, मैं तो बस सोच रहा था, ये तो काली मशीन से भी इजीली हो जाता ना सर हाँ कुछ। हाँ, किसी भी मशीन से आप चेक कर सकते हो डीएनएस के बारे में। ओके, डीएनएस की बहुत सारी डिटेल्स आप निकाल सकते हो। डीएनएस में अगर कोई जैसे सर्वर के अंदर कोई कमी होती है तो हैकर अटैकर डीएनएस क्वेरी करके आपके सर्वर की मेन डिटेल निकाल लेता है ना। जी जी जैसे मान लिया कि एक घर है, समझ रहे हो ना? उस घर के अंदर 10 लोग रहते हैं, तो घर के बारे में उन 10 लोगों को बहुत कुछ पता होगा जो बाहर वालों को नहीं पता होगा, है ना। जी। और घर के सारी डिटेल्स बाहर वालों को उतनी ही दी जाती है जितना उनको ज़रूरत है, राइट। बट कोई घर का बंदा ऐसा कर दे कि नहीं अब मैं घर को बर्बाद करके रखूंगा, और ये बाहर प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक करना स्टार्ट कर दे, है ना, तो बाहर के लोग उस इंफॉर्मेशन का मिसयूज करेंगे और ये पूरा इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इससे दो सीख मिलती है कि अभी घरों में ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाहर कोई ट्रेनिंग ले रहा हो या कोई ट्रेनिंग दे रहा हो कोई बाहर का, नहीं तो फिर वो बर्बादी होना है। ऐसे ही डोमेन के अंदर होता है, अगर हमारे डोमेन हमारे डीएनएस के अंदर कोई ऐसी कमी है तो उस कमी को हमें फिक्स करना है, नहीं तो उस डीएनएस की कमी की हेल्प से हैकर अटैकर क्या करता है, डीएनएस से डेटा निकाल लेता है, यानी सर्वर से डेटा निकाल लेता है। और डीएनएस बहुत कॉन्फिडेंशियल डेटा रखता है आगे आपको, वैसे सर्वर वालों को पता होगा किसके अंदर कितने रिकॉर्ड्स होते हैं ये सब। आपको जब मैं डीएनएस की लाइव लैब मतलब कि दिखाऊंगा ट्रबल शूट करके, तो उसमें मैं आपको रिकॉर्ड्स के बारे में पता लगाना दिखाऊंगा कि क्या हम लोग प्राइवेट पब्लिक डेटाज में क्या देख सकते हैं क्या नहीं देख सकते हैं। ओके, तो ऐसा डीएनएस ही काफी है, देखा जाए तो किसी का पोर्ट ओपन हुआ तो वह इसलिए अपने आप ही हैक हो जाएगा। डेफिनेटली। ओके, डीएनएस का मेन पर्पस समझ में आया। डीएनएस मीन्स वी कैन मैनेज, वी कैन कॉन्फ़िगर। ओके, we can just find IP to name and name to IP with the help of DNS. ओके, कुछ लोगों का मैसेज था, जस्ट मैं देख रहा हूँ, ज्वाइन नहीं किया। ओके, देन नेक्स्ट थिंग इज DSCP। DSCP मीन्स डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। So what is DSCP? Means there is a server or there is some server like DSCP server। ये एक सर्वर होता है DSCP और सर्विस होता है। So we can enable this service on any server or server level operating system, and DSCP provide dynamic IP। डायनेमिक आईपी मीन्स अगर हमारे नेटवर्क के अंदर 200 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, 2000 कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो एक इंजीनियर अगर वहाँ है या 10 इंजीनियर है, उन सबको बोला जाए कि सारे कंप्यूटर को आईपी देना है तो बहुत टफ होगा। और इन केस एक आईपी दो कंप्यूटर पर हो गया सेम सेम, तो फिर नेटवर्क के अंदर कॉन्फ्लिक्शन होगा, प्रॉब्लम रहेगी। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए कि बड़ा डेटाबेस है जहाँ एक ह्यूमन आसानी से आईपी मैनेजमेंट नहीं कर सकता, वहाँ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डीएससीपी सर्विस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इनेबल कर देते हैं। एंड डीएससीपी सर्वर मेंटेन आईपी एलोकेशन डायनेमिकली। ये डायनेमिक आईपी एलोकेशन प्रोवाइड करेगा।
यानी कि किसको आईपी मिली है, किसको आईपी नहीं मिली है। किसको आईपी मिली थी वो कंप्यूटर शट डाउन हो गया, वो आईपी अब मुझे दूसरे को देना चाहिए, सारा मैनेजमेंट। एक आईपी दो लोगों को नहीं मिलनी चाहिए, एवरीथिंग, सब कुछ मैनेज किया जाता है थ्रू डीएससीपी सर्विस। ओके, तो पूरा आईपी का टेंशन खत्म हो जाता है, वो सर्वर का काम हो जाता है। राइट। सर ये ऑटोमेटिक आईपी जनरेट करता है खुद? जनरेट नहीं करता, हमें इसके अंदर वो आईपी एड्रेस रेंज बताना होता है कि अच्छा, यहाँ रेंज से लेके बताना यहाँ होता तक हमें आईपी देना है, ये रेंज की आईपी देना है। ये ऑटोमेटिक नहीं अप्लाई करता। राइट। है। वो सर हम डिफाइन करेंगे कौन से क्लास की आईपी हो। यस यस, वो नेटवर्क एडमिन ही डिफाइन करेगा कि हमें क्या आईपी प्रोवाइड करानी, क्या नहीं। राइट। चलो ठीक है ठीक है। यस। देन इधर एक और प्रोटोकॉल है विच इज़ वीपीएन, विच स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और वीपीएन मीन्स it is a protocol, or it is a tool or technique which we can use to configure or to demonstrate, or we can just use VPN to maintain security, to maintain सिक्योरिटी। ओके, वीपीएन का इस्तेमाल पहला पर्पस क्या होता है, टू मेंटेन सिक्योरिटी। मीन्स वीपीएन मैनेज प्राइवेट आईपी, or like it just translate private IP into or with पब्लिक आईपी। तो वीपीएन क्या करता है, हमारी प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी के साथ क्या करता है, कम्युनिकेट कराता है, इस्टेब्लिश डायरेक्ट कम्युनिकेशन और टनल बेस्ड कम्युनिकेशन। अगर कोई वीपीएन का बेसिक डिटेल पूछता है एज अ नेटवर्क इंजीनियर के लिए, सो यू कैन टाइप, यू कैन आंसर लाइक वीपीएन प्रोवाइड टनल बेस्ड कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, प्राइवेट आईपी इनटू पब्लिक आईपी बेस्ड कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें, मेंटेन सिक्योरिटी। और वीपीएन हाइड प्राइवेट डिटेल। ओके, प्राइवेट डिटेल्स। मान लिया, या वीपीएन जस्ट, वी कैन यूज वीपीएन टू जंप द लोकेशन। वीपीएन लोकेशन को जंप करता है। आप अपना नेटवर्क इंडिया से इस्तेमाल कर रहे हो बैठे बैठे, बट आप चाहो कि नहीं मेरा अगर कोई एक्टिविटी ट्रैक करे तो उसको दिखे कि मैं यूएसए में हूँ, तो आप बता सकते हो कि मैं यूएसए में हूँ। आपका आईएसपी भी आपको ट्रैक करने में समय लगाएगा, या ट्रैक तो कर ही लेगा बट यस, उसको भी समय लगेगा। मीन्स यू कैन यूज पब्लिक इंटरनेट टू सेटअप द प्राइवेट कम्युनिकेशन। ओके, तो वीपीएन जंप करता है लोकेशन। जैसे कि अभी बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं, कंटेंट हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे गेम हैं जो इंडिया में बैन है फॉर एग्जांपल। और वो अगर इंडिया में बैन है, तो आप यहाँ से क्या करते हो, बैठे बैठे इंडिया से फिर भी वो चीज़ें एक्सेस कर लेते हो। जैसे मान लिया कि इन इंडिया देर इज़ नो एक्सेस ऑफ टोरेंट, टोरेंट का एक्सेस नहीं है। बट क्या आप बाहर के देशों में देखो तो टोरेंट बैन है? नहीं ना। समझ रहे हैं? तो बाहर अगर बैन नहीं है, तो फिर इसको अगर हमें इंडिया में इस्तेमाल करना है या अपनी कंट्री में इस्तेमाल करना है तो कैसे करेंगे? तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, कि ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होता है कि हम लोग एक, ये एक इलीगल स्टफ होता है। डेफिनेटली एजुकेशन पर्पस से, सिक्योरिटी पर्पस से ये सब चीज़ें करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिजनेस के लिए लीगल है। बट यस, इसके लिए जो लॉ है वो है कि अगर पब्लिक यूज़र को बताया गया कि यू हैव नो एक्सेस ऑफ टोरेंट, क्योंकि टोरेंट पर क्रैक सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, टोरेंट पर क्रैक ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाते हैं, टोरेंट पर क्रैक पीडीएफ मिल जाता है, बहुत सारी बुक्स मिल जाती है। बट इन सभी डेटाबेस के साथ वायरस अवेलेबल होता है उसमें, मैलवेयर होते हैं जिससे हैकर अटैकर आपके कंप्यूटर, आप क्योंकि आप खुद जाते हो क्रैक सॉफ्टवेयर ढूंढते हो। अब सोचो कि आप एक विंडोज 11 खरीदते हो प्रो लेवल का, 16,000 मीन्स 16,000 रुपीज इन इंडिया। बाहर में भी आप इसको 10,000, या मान लिया कि
मतलब कि $150, $200 या जब समथिंग कुछ भी अपने अमाउंट में खरीदते हो, और उसका इंटरनेट पर कोई ऐसा पर्सन है जो क्रैक वर्जन डाल रखा है, तो सोचो कि वो अगर उस विंडो के एल्गोरिदम को चेंज कर सकता है, तो क्या उसके अंदर वो ऐसा कोड नहीं डाल सकता कि जितने यूजर उस इनक्रिप्ट मतलब कि क्रैक्ड विंडो को अपने लैपटॉप पर या अपने विंडोज़ मशीन या डेस्कटॉप पर इंस्टॉल करें और इंटरनेट से कनेक्ट करें, तो उनके कंप्यूटर का कंप्लीट एक्सेस इस हैकर के पास चला जाए, इस प्रोग्रामर के पास चला जाए? वो ऐसा भी तो कर सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है? सर इसका मतलब है टोरेंट से कोई भी साइट वो सेफ नहीं होता। नहीं नहीं, कोई भी सेफ है, टोरेंट से टोरेंट कोई भी सेफ जो है। है ना, हम कोई सॉफ्टवेयर का डाउनलोड करें वो 100% सेफ नहीं है। 100% सेफ नहीं है, क्योंकि टोरेंट कोई ऐसा स्पेस नहीं है जहां पर आपको सॉफ्टवेयर कंपनी दे रही है कि वहां से डाउनलोड करो, है ना। फॉर एग्जांपल आपको विंडोज डाउनलोड करना है, तो यू कैन बाई एंड यू कैन यूज विंडोज फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट लाइक microsoft.com से आप उसको लो ना, है बिल्कुल। ना। आप क्विक हिल का एंटीवायरस ले रहे हो, तो क्विक हिल की साइट से लो ना। आप टोरेंट पर जाएंगे, उधर फ्री वर्जन मिल जाएगा, बट आपको फ्री वो दिख रहा है बस, राइट। जी जी बिल्कुल सर। तो ये सारी चीजें हैं। तो क्रैक, अब देखो, अब बट टोरेंट हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे डेटाबेस के लिए जो लीगल है ना। टोरेंट का एक बहुत बड़ा मैग्नेट होता है, या टोरेंट एक बहुत बड़ा लाइक नेटवर्क है, राइट, जो कि लीगल भी और इलीगल भी यहाँ पर लोग इस्तेमाल करते हैं अलग अलग टाइप के। जैसे मूवी अभी रिलीज नहीं हुआ है और उसको यहाँ पर किसी ने वायरल मतलब कि टोरेंट पर अपलोड कर दिया, लोग वहां से देख लेते हैं, फिर बिजनेस लॉस होता है, बहुत बड़ा क्राइम होता है इधर, राइट। समझ रहे हैं ना। बट हैकर अटैकर जब भी ऐसा करता है तो उन फाइल्स के अंदर मैलवेयर भी डालता है, ये ध्यान देना। हालांकि मान लिया कोई वीडियोस आप डाउनलोड कर लिए जो कि पेड है, बट वहां पर फ्री मिल गई, तो शायद उसके साथ ऐसा ना हो, बट आई एम नॉट श्योर। हो सकता हो वीडियोस फाइल के अंदर भी मैलवेयर डाले जाते हैं, है ना, जो .avi होता है, .mp4 होता है, जो भी आपके mkb होता है, इन सब के फॉर्मेट में भी आपके वायरसेस अवेलेबल होते हैं। तो जो चीज़ लीगल नहीं है उसको हम क्यों इस्तेमाल करें? ओके। बट इफ़ यू वांट टू, फॉर एग्जांपल, अगर वही वही मैंने कहा कि टोरेंट यहाँ बैन है बट टोरेंट बाहर नहीं बैन है, क्योंकि बाहर के लोग उतना एजुकेटेड हैं। अब देखो, बहुत सारे ऐसी कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए में कौन ऐसा पर्सन होगा जो क्रैक विंडो चलाना चाहेगा? कोई ऐसा होगा नहीं ना। लगभग में एवरी वन आर एवरी पर्सन वांट पेड विंडोज आर लाइक ओरिजिनल और जेन्युइन विंडो, क्योंकि वहाँ उस लेवल का एजुकेशन है, उस लेवल के मतलब कि लोगों का मेंटेलिटी और ये सारी चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर बैन है। समटाइम्स वी कैन आर, अगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखा जाए तो लोग क्रैक ढूंढते हैं, या अब तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है हर एक पर्टिकुलर कंट्री की अगर हम लोग बात करें, बट स्टिल यूज़र हैव नो लाइक आइडिया कि भाई वो कर क्या रहा है एग्जैक्टली exactly। वो टोरेंट, उसको नहीं पता कि टोरेंट बनाया गया है लीगल नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए, बट वो वहाँ पर इलीगल टफ स्टफ ढूंढता है, पॉर्न वीडियोस डाउनलोड करता है, जो कि अलाउ नहीं है स्पेसिफिक कंट्री में, बट स्टिल यू कैन मैनेज, यू कैन डाउनलोड, यू कैन यूज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स एंड डेटा फ्रॉम द टोरेंट। क्योंकि टोरेंट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, टोरेंट के बारे में कभी आप पढ़ना, पूरा का पूरा कोर्स बनाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें। तो ठीक है, आ जाते हैं अपने पॉइंट पर। तो मतलब कि अगर हमारे कंट्री में वो टोरेंट का डेटा एक्सेस करना बैन है, तो भी आप चाहो तो वीपीएन का इस्तेमाल करके आप इंडिया में रहते हुए ही अपना लोकेशन बता सकते हो कि मैं यूएसए में हूँ, एंड यू कैन एक्सेस टोरेंट वेबसाइट इजली थ्रू वीपीएन। ओके। बट अगर मान लिया कि कोई कंपनी है, कोई बिजनेस है, और उसको कुछ एक्सेस लेना है, कुछ ऐसा डेटा है, डेफिनेटली वो ऐसा कर सकता है, अपना खुद का नेटवर्क सेटअप कर सकता है टोरेंट पर, और वहां पर अपने बिजनेस पर्पज से एक्टिविटी कर सकता है, सारी चीजें कर सकता है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें क्या करना चाहिए, कहाँ नहीं, क्या नहीं करना चाहिए, सिंपल। नेक्स्ट थिंग, अब चलें आगे वीपीएन के बारे में। वी विल डिस्कस इन द आईपी सर्विसेज मॉड्यूल अबाउट वीपीएन, कि भाई वीपीएन सेटअप के बारे में मैं साइट टू साइट वीपीएन, रिमोट साइट वीपीएन के बारे में आइडिया देते हुए प्रैक्टिकल भी करा दूंगा, आप देख लेना।
टीसीपी हम लोगों ने देखा, एसएनएमपी हम लोगों ने देखा, एक और प्रोटोकॉल यहाँ पर आ जाता है विच इज एनटीपी, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। एनटीपी स्टैंड फॉर नेटवर्क टाइम protocol. So network time protocol means it maintain clock time or sync clock for network डिवाइसेस जिसमें नेटवर्क नहीं चल सकता उसमें सिंक्रोनाइजेशन नॉट पॉसिबल। अब कहो फिर तो हमारी घड़ी में जो होता है उसमें सिंक्रोनाइजेशन कैसे हो जाता है? तो स्मार्ट वॉचेज में आपका सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा, ऑटोमेटिक टाइम सेट हो जाएगा, जो नेटवर्क जीपीआरएस किसी से भी चल रहे होंगे। बट जो भी डिवाइस जो नेटवर्क के साथ कोलैब नहीं है, इंटीग्रेट नहीं है, जिसमें नेटवर्किंग नहीं है, उसमें आपको टाइम मैनुअली सेट करना होगा। आप लैपटॉप ऑन करते हो, फॉर्मेट करते हो, इंटरनेट कनेक्ट करते हो, ऑटोमेटिक टाइम सेट हो जाता है आपके लोकेशन का। हाउ इज दिस पॉसिबल? ड्यू टू एनटीपी सर्वर। हर लोकेशन के लिए एनटीपी सर्वर्स हैं, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो एनटीपी सर्वर या एनटीपी सर्विस इस्तेमाल करता है। जैसे ही आप उसके नेटवर्क से कनेक्ट होते हो, आपका टाइम और सारी चीज़ें ऑटोमेटिक, अगर ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम सेट पर है तो वो ऑटोमेटिक यहाँ के सर्वर से सेट हो जाएगा। ओके, हाउ टू सेटअप एनटीपी, ये आप राउटर वगैरह का इस्तेमाल करके, हम लोग सिस्को राउटर वगैरह पर इसका एनटीपी सर्वर सेटअप करके देखेंगे कि कैसे क्या सारी चीज़ें होती हैं। क्लियर है? सो व्हाट इज एनटीपी? एनटीपी मीन्स वी कैन मैनेज, और देर इज सम लाइक क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन एक्टिविटी वी कैन मैनेज थ्रू नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। तो नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल क्या करता है? टाइम सिंक्रोनाइजेशन और मेंटेन टाइम सिंक्रोनाइजेशन। ओके, देर इज मल्टीपल सर्वर्स फॉर एनटीपी। तो हम लोग तो अपना मेंटेन कर लेते हैं अपने आईएसपी से, बट कंपनीज जो होती हैं ना, इसके लिए प्रॉपर डेडिकेटेड सर्वर इस्टेब्लिश करते हैं या सर्विस लेते हैं सारी चीज़ें, जिसमें सेकेंड, मिली माइक्रो सेकेंड का भी आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है ना। बट अगर आप या हम मैनुअली किसी भी सर्वर के अंदर डेट एंड टाइम सेट करें कि अभी तो हो रहा है लाइक 10:34 PM, है ना, कि 10:35, देखो मैंने 34 बोला, अभी 35 हो गया, 35 हो गया। तो 10:35 हो रहा है, 10:35 हो रहा है, या फिर हमारा 10 PM 35 ऐसे कुछ हो रहा है, जो भी है। तो एग्जैक्टली बोलने में कुछ, या टाइप करके सेट करने में सेकंड, मतलब कि कई मिली माइक्रो सेकंड के गैप आ जाएंगे। और हम सब लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीसीएनए, तो हम लोगों को पता है कि अगर एक सर्वर, है ना, एक सर्वर का टाइम मान लिया 5 सेकंड भी आगे पीछे है और वो दूसरे सर्वर के टाइम से मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पर 0.10 सेकेंड हुआ है या 0.5, तो दोनों सर्वर आपस में सिंक्रनाइजेशन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट कर जाएंगे, प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे दोनों डिवाइसेस आपस में। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेंटेन दी सर्वर लेवल सर्विसेज, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट प्रॉपर रेप्लिका। So there is multiple problems, means you cannot deploy some rule and configuration, some services to the one server to another or one machine to another, वो प्रॉब्लम आ जाएगा, वो उसका डेटा मैच नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि इसने मतलब कि पॉइंट, इसने लाइक 10:05 पर अपडेट सेंड किया, और इसका चल रहा है और इसका 10:10 चल रहा है, तो दोनों में डिफरेंस है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ सिंक्रनाइज नहीं कर पाएंगे, ये ऑथेंटिकेशन को रिजेक्ट कर देगा। तो बहुत बार ऐसा होता है, फिर हमारा डेट एंड टाइम गलत होता है, और हम अपना, अभी आप देखो अपने कंप्यूटर पर जाओ और मतलब अपने डेट कंप्यूटर का जो ये जो टाइम है ना, इसको आप कम से कम लाइक कुछ पुराना कर दो, साल 2 साल पुराना कर दो, 3 साल पुराना कर देना। अभी 2025 चल रहा है, अब 2020 कर देना, और आप इंटरनेट चलाना, जो भी आप इंटरनेट चलाने के लिए वो करोगे तुरंत एरर आएगी, है ना, फिक्स्ड योर डेट एंड टाइम टू एक्सेस दी वेबसाइट, और ये सारी चीज़ें, इंटरनेट एरर, बहुत सारी चीज़ें आना स्टार्ट हो जाएगा। आप कहोगे "ये तो बस डेट एंड टाइम से इंटरनेट का एरर कैसे हो सकता है?" यस, ड्यू टू एनटीपी या नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, वो सर्वर सिंक्रनाइज नहीं कर रहा है डेट एंड टाइम, और ऐसा प्रॉब्लम आ जाएगा। क्लियर है?
क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ओके। तो किसी ने, सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ, ये जितने भी प्रोटोकॉल्स आपने बताए हैं इसमें से कुछ जो प्रोटोकॉल्स हैं जैसे कि एफटीपी हो गया, एचटीटीपी हो गया, सर ये बेसिकली ये हमारे बैकएंड पे इनको हम कुछ करते नहीं है, हमारे बैकएंड पे काम कर रहे हैं ना। बेसिकली हम तो सिर्फ हम्म, वेबसाइट ही खोलते हैं ना। हाँ जी हाँ जी, अगर मेरे ऑटो जैसे डीएनएस है और जो है डीएचसीपी है, इसमें तो हम खुद जो है कुछ करते हैं प्रैक्टिकल, आई मीन टू से। और हम्म। आईपी आईपी प्रोटोकॉल होते हैं, लेकिन कुछ इसमें ऐसे प्रोटोकॉल हैं जैसे कि आईसीएमपी हो गया, एआरपी हो गया। ये बेसिकली हमारा इनको जानना बस जरूरी है, या इसके साथ कुछ हम मतलब फिजिकली प्रैक्टिकली कुछ हो सकता है? देखो, अगर हम एक एफटीपी प्रोटोकॉल देखते हैं, तो मान लिया जी वेबसाइट से हम कुछ अपलोड डाउनलोड कर रहे हैं थ्रू एफटीपी, बट जी एज जी। अ नेटवर्क एडमिन बहुत सारी प्रोटोकॉल्स हैं जिसके बारे में हमें प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल सब आना चाहिए, है ना? ठीक है। तो जितनी भी प्रोटोकॉल्स हैं वो कॉन्फ़िगर भी करी जाती हैं तभी तो वो वर्क करती हैं, है ना? कोई ओके। भी प्रोटोकॉल है, फॉर एग्जांपल आप आईसीएमपी बोल रहे हो, तो आईसीएमपी का एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन सिंटेक्स होगा, है ना? जो कि सर्वर राउटर स्विचेस या जहाँ कहीं भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन करी गई होगी, है ना? पीओपी है उसका कॉन्फ़िगरेशन किया गया होगा, एसएमटीपी है, बहुत बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल हैं, टीसीपी है और ये सारी चीज़ें, यूडीपी है। तो ये बैकएंड में काम करते हैं, बट यस उसके लिए भी प्रॉपर लाइक हमारे बैकएंड में जो सर्वर्स हैं और ये जो भी सारी चीज़ें उनमें वो सारी कॉन्फ़िगरेशन होगी, उस लेवल के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें वो चीज़ मैनेज करने की कैपेबिलिटी है, तभी एक यूज़र उस सर्विस को एक्सेस कर पाता है, राइट? ये या सारी चीज़ें, तो बहुत सारी ऐसी प्रोटोकॉल्स हैं जो कि हमें प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल सब जानना है, जैसे एफटीपी सेटअप जरूरी है, चाहे नेटवर्क एडमिन हो या फिर सर्वर एडमिन हो आपको आना चाहिए, है ना? और मान लिया डीएनएस है, तो आपको जो सर्वर वगैरह पड़े होंगे उनको डीएनएस सेटअप भी आता होगा, बट आप नेटवर्क एडमिन टीम से रहोगे तो आपको सर्वर टीम के साथ डीएनएस के बारे में अपडेट लेना होगा, राइट? क्योंकि आप नहीं मैनेज कर सकते, राइट? या डीएससीपी है, आप इधर मैनेज करोगे प्रॉपर कॉन्फ़िगर करोगे क्योंकि ये राउटर वगैरह इधर भी कॉन्फ़िगरेशन होता है, ओके? तो या वही मैं कह रहा हूँ ना, कुछ प्रोटोकॉल है जो हम खुद कर रहे हैं, डीएचसीपी हो गया, आईपी हो हाँ गया, हाँ, टीएसएच हो गया, थानेट हो गया। बिल्कुल। जी। तो हम लोग ठीक करेंगे, है। हाँ कॉन्फ़िगर करेंगे बैकएंड में सारी चीज़ें, और जो बैकएंड का पार्ट है जो हम लोगों के अभी कॉन्सेप्ट में नहीं है, वो हम लोग बैकएंड से चेक करेंगे, देखेंगे कि वो एग्जैक्टली काम क्या कर रहे हैं, राइट? ये सारी चीज़ें। सर मेरा एक सवाल है। हम्म। सर ये जो नेटवर्क प्रोटोकॉल जो है सर, इसके लिए सर्वर का होना लाजमी है या ये ओनली राउटर के अंदर भी हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं? जितने भी हमारे नेटवर्क डिवाइसेस हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें भी होता है उसमें हम नेटवर्क यानी कि सर्वर लेवल की सर्विसेज इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास तीन आर्किटेक्चर, सिंपल ये समझो, नेटवर्क लेवल के ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं जो सर्विस देने का काम करते हैं, ओके? मतलब कि जो सर्विस प्रोवाइडर का काम करते हैं ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लियर है? जैसे अगर हम एक विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 अपने कंप्यूटर सिस्टम पर इंस्टॉल कर लें और उसके थ्रू एक डोमेन डॉट कॉम बनाने की कोशिश करें, इज दिस पॉसिबल? नो सर। नो इसके लिए सर। हमें क्या चाहिए? सर्वर सर्वर ऑपरेटिंग चाहिए। सिस्टम। सर्वर ऑपरेटिंग। अब सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा राउटर्स भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारे स्विच भी हैं, हमारे लाइक विंडोज सर्वर हैं, लिनक्स सर्वर हैं और बहुत सारे टाइप्स के सर्वर हैं। तो सर्वर लेवल की जो सर्विसेज है वो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू डिप्लॉय करी जाती हैं, क्लियर है? जी सर, क्लियर। तो ये सब है। तो जो भी हमारे पोर्ट्स एंड सर्विसेज हैं वो डिप्लॉय करना जरूरी है अगर हमारे नेटवर्क में वैसी सर्विस की नीड है तो, ओके? और ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉन्फ़िगर होते हैं, जैसे डीएससीपी। अब डीएससीपी आप राउटर पर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, एज अ राउटर को डीएससीपी सर्वर बना दो, एज अ विंडोज़ सर्वर को बना दो, एज अ लिनक्स सर्वर को बना दो, बट एज अ विंडोज़ 10 को आप सर्वर नहीं बना सकते, है ना? विंडोज़ 7 को, विंडोज़ 11 को, इसको सर्वर नहीं बना सकते क्योंकि इसके अंदर वो कॉन्फ़िगरेशन की कैपेबिलिटी नहीं है, ओके?
यस दीपक, कोई क्वेरी है? ओके। तो कुछ पोर्ट्स, किसी ने क्वेरी किया था कि जो भी हमारे सर्विसेज होते हैं उसमें पोर्ट्स होते हैं, ये सर्विसेज होती हैं। देखो, सर्विसेज का मतलब क्या होता है? सर्विसेज या प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या है? प्रोटोकॉल मीन्स सेट ऑफ रूल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले सेट ऑफ रूल, यही तो प्रोटोकॉल होता है। जैसे टीसीपी है तो इसका सेट ऑफ रूल है, आईसीएमपी है तो इसका सेट ऑफ रूल है कि ये काम कैसे करेगा, है ना, इसके पॉइंट पर काम कैसे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको यूएसए में रहना है तो वहाँ का लाइक पर्टिकुलर लॉ क्या है कि नहीं? आप समझ रहे हो? तो कोई ना कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल होगा ना। ड्राइव करना है तो उसका स्पेसिफिक प्रोटोकॉल क्या है ड्राइव करने में? आपको यूएसए में हो, आप दुबई में हो, आप कहीं पर भी हो, तो वहाँ का लॉ क्या कहता है? ये आपको इतनी स्पीड में चलाना है, इतना नहीं करना है, इस लेन पर हो तो इतनी स्पीड मेंटेन रखना है ना। तो एग्जैक्टली exactly, अब मान लिया कि जो पेडेस्ट्रियन के लिए पाथ या रास्ते बनाए गए हैं उस पर आप फोर व्हीलर लेकर दौड़ा रहे हो, तो क्या वो प्रोटोकॉल के अंदर है? नहीं ना। तो प्रोटोकॉल्स का ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर है कि कंप्यूटर्स के अंदर कंप्यूटर आर नेटवर्क के अंदर मल्टीपल प्रोटोकॉल्स एंड सर्विसेज हैं विच हेल्प अस टू एक्सेस द सर्विसेज फ्रॉम द सर्वर। जैसे अगर हमें ब्राउजिंग करना है, सो देर इज प्रोटोकॉल टू एक्सेस दी डेटा फ्रॉम दी वेबसाइट, जिससे हम HTTP इस्तेमाल करते हैं, ये प्रोटोकॉल है, इसका पोर्ट नंबर होता है। यानी कि एक सर्वर है, समझ लो एक सर्वर है। व्हाट इज पोर्ट नंबर? सर्विस प्रोटोकॉल का मतलब समझ में आया? सर्विस प्रोटोकॉल मीन्स वी कैन एक्सेस, वी कैन कॉन्फ़िगर और सेट ऑफ रूल, ओके, एंड प्रोवाइड सर्विसेज, ये सारी चीज़ें इधर होती हैं। बट यहाँ पर एक वर्ड आता है पोर्ट, से किसी ने पूछा था पोर्ट। तो व्हाट इज पोर्ट एग्जैक्टली? फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक राउटर है या फिर एक सर्वर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज सर्वर, हमारे पास एक सर्वर है और ये हमारा मान लिया लिनक्स सर्वर है। ओके, आपके राउटर में भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, राइट? तो ये मान लिया कि लिनक्स सर्वर है। अब इसके अंदर मैंने XYZ सर्विस इनेबल कर दिया, क्लियर है? अब X सर्विस, Y सर्विस और Z सर्विस, अब ये तीनों सर्विस कहाँ पर इनेबल हुआ है? हमारे एक ही सर्वर पर, समझ रहे हो? तो बाहर से हजारों लोग हैं, मीन्स मान लिया कि मल्टीपल यूजर हैं जो कि स्पेसिफिक इस सर्वर को, यानी कि ये सर्वर का नेम मैं दे देता हूँ गूगल डॉट कॉम। इस गूगल.com पर ट्रैफिक सेंड करते हैं और क्वेरी करते हैं। तो बट गूगल के पास मेल सर्वर भी है, गूगल के पास वेब सर्वर भी है, गूगल के पास मान लिया कि FTP भी है, बहुत सारे तरीके के सर्वर्स यहाँ पर रन हो रहे हैं। क्या एक यूज़र इस क्वेरी को, यानी कि वेब क्वेरी को, वेब बेस्ड सर्विस क्वेरी करता है www.google.com, तो क्या ये मेल की सर्विस को या मेल पोर्ट को ओपन कर देगा यहाँ पर? नहीं ना। हमारे सर्वर को कैसे पता चलेगा कि स्पेसिफिक जो हमारा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर है वो हमारे बैकएंड में कौन सी सर्विस को सर्व करे इसके लिए, या ये इसको कौन से डायरेक्टरी के अंदर जाकर डेटा लेना है, ये कैसे पता चलेगा? थ्रू पोर्ट नंबर। समझ रहे हो ना आप? इट्स एन आइडेंटिकल वैल्यू। जैसे अब इसको एक रियल एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हमने एक होटल में, मैंने एक रूम बुक किया। अब यहाँ पर आप जाते हो, 200 रूम मान लिया यहाँ पर है ना? आप जाते हो, बुक करते हो, तो आपको इस होटल का नाम क्या है? मान लिया XYZ, एक ही होटल है। होटल का नाम अब मान लिया रूम के अकॉर्डिंग तो नहीं होगा ना, रूम 1 के लिए होटल का नाम दूसरा, रूम 2 के लिए होटल का नाम दूसरा, ऐसा तो नहीं होगा ना। एक ही होटल है और इसके अंदर 200 रूम है। 200 रूम, एक ही होटल, नेम तो एक ही होगा ना। लाइक ABC, मान लिया इसका नेम ABC है होटल का। इसके अंदर 200 रूम है, रूम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वट एवर, ऐसे करके। या एक सिनेमा हॉल में आपने या थिएटर में एक मूवी टिकट लिया तो आपको एक सीट नंबर मिल जाता है। तो आपको कैसे पता चला कि वहाँ 100 सीट में से आपकी X सीट वही है? नंबर से, हाँ सर, करेक्ट सर। है ना? इट मीन सर एग्जैक्ट लोकेशन ऐसा डिफाइन करता है, ऐसा बोल सकते हैं हाँ, कि आप तो एक ही सर्वर किसको। में मल्टीपल सर्विसेज होती हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट उसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर जाए
या उसी पर्टिकुलर, क्योंकि अगर आप दूसरी सीट पर बैठ जाओगे तो डेटा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। आप अपने होटल का रूम बुक किया और आपका मान लिया रूम नंबर 60 है और आप 70 में घुस गए तो फिर लड़ाई हो जाएगी, राइट। प्रॉब्लम हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, डेटा मिस यूज हो जाएगा या फिर दिक्कत होगी। तो सिक्योरिटी प्रिकॉशंस, प्राइवेसी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। वैसे ही हमारे सर्वर के अंदर कि अगर यहाँ पर वेब सर्विस है तो 80 पर रन हो रहा होगा। अगर हमारा SMTP है या IMAP है या फिर कुछ भी ऐसे है तो वो 25 है, 143 है, कुछ सर्विसेज 443 हैं, कुछ सर्विसेज 587 है, कुछ ऐसे हैं अलग अलग पोर्ट नंबर और उस पर चल रहे होते हैं। ठीक है। FTP है, कुछ 20 पर है, कुछ 21 पर है। तो ये सर्वर एग्जैक्टली वो करता है। पोर्ट नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, रेंज ऑफ पोर्ट नंबर, किसी को आइडिया है व्हाट इज और व्हाट आर द रेंज ऑफ पोर्ट नंबर? सर 36,536 समथिंग। आर यू श्योर? श्योर नहीं हो सर, बट 36,000 मेरे ख्याल से इतना ही है। मुझे 3000 समथिंग कुछ है सर, 3600 ऐसा कुछ है। ओके, 0 से लेकर 6553, नहीं, समथिंग है सर ये। 565 है, 65,565, ओके। 65। 35। हाँ सर 35 भी तो। थर्टी थर्टी फाइव फाइव 35 बोला था। नहीं 36 बोला था मैंने, सॉरी। तो वैसे पोर्ट नंबर का रेंज हम लोग ऐड करें तो 1 से लेकर आर बोल सकते हैं कि 65,535 है, ओके। 1 से लेकर ये, बट सारे पोर्ट हमारे लिए नहीं होते हैं, राइट। इसमें सर कुछ मेरा तीन मेरा एक टाइप्स के सवाल सर, पोर्ट मेरा होते एक हैं ना, सवाल है। तीनों टाइप्स के रेंज अलग अलग होते हैं। सर मेरा एक सवाल। हाँ जी। सर ये पोर्ट डायनेमिक भी होते हैं, डायनेमिक और प्राइवेट? हाँ हाँ, हमारे सर्वर के पोर्ट फिक्स होते हैं, क्लाइंट के पोर्ट डायनेमिक पर वर्क करते हैं, राइट। तो ये रजिस्टर पोर्ट भी इनमें कर कर सकते हैं, जैसे कि रजिस्टर पोर्ट और डायनेमिक पोर्ट। हाँ, मेरी बात सुनो आप। सिंपल पोर्ट नंबर इधर देखो कि हमारा पोर्ट नंबर स्टार्ट होता है 0265 535, ओके। बट इसमें ये होता है कोई भी, मतलब मान लिया कि अगर हमारी वेब सर्विस चल रही है हमारे सर्वर पर तो वो पोर्ट नंबर कितना इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे सर्वर पर, फिक्स्ड पोर्ट होगा 80, है ना। हेलो। यस यस। जी जी। हाँ सर, होगा ना। बट 80 हम है तो चाहें तो 80। उसको चेंज कर सकते हैं ना, हम पोर्ट को यस चाहें तो चेंज यस कर यस। सकते हैं। तो यहाँ पर स्टैटिक का मतलब होता है मैनुअली आपने चेंज किया, और डायनेमिक का मतलब होता है कि अगर कोई ऐसी कॉन्फ़िगरेशन हमारे सिस्टम पर चल रही है, हमारे नेटवर्क में, हमारी डिवाइस पर, जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर हमारे पोर्ट को ऑटोमेटिक चेंज कर दे रहा है, वो डायनेमिक पोर्ट है। जैसे हम वेबसाइट एक्सेस करते हैं, ठीक है, जब हम किसी भी पर्टिकुलर लाइक डोमेन पर जाते हैं और उस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, तो वेबसाइट अगर मान लिया कि हमने 443 पोर्ट नंबर एक्सेस किया है इस पर्टिकुलर साइट पर, तो मेरा भी एक रैंडम पोर्ट नंबर होगा 1650 समथिंग कुछ ऐसे, ओके। ये डायनेमिक होगा। अब दोबारा एक्सेस करोगे तो आपका पोर्ट नंबर चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर सोर्स पोर्ट हमारा ये हुआ, डेस्टिनेशन, ये डेस्टिनेशन फिक्स्ड होगा, सोर्स हमारा, क्योंकि मान लिया कि एक होटल का मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें आप भी जा रहे हो, उसी में मैं भी, आप एक दिन के लिए जा रहे हो वहाँ पर, आपका रूम नंबर है 60, आप वहाँ से कल चले गए, अगले दिन कोई और जाएगा उसको वो अलॉट हो जाएगा, समझ रहे हो ना आप, राइट। तो इधर हमारा डायनेमिक प्रोसेस चल रहा है, इधर हमारा वही है, राइट। बट अगर यहाँ का मैनेजमेंट चाहे तो उसको चेंज कर सकता है। वैसे सेम हमारा इधर भी चलता है, तो इट में भी स्टैटिक और इट में भी डायनेमिक, एज पर नीड एंड रिक्वायरमेंट ये सेटअप किया जा सकता है, ओके। ओके सर। सर इसका प्रैक्टिकल करके बताना है। इसका प्रैक्टिकल आप वेब सर्वर इनेबल कर लो, बनाने अगर आता हो तो आपका वो
बैकएंड में 80 नंबर चल जाएगा, उसमें पोर्ट हम लोग मॉडिफाई और ये थोड़ी ना करने जा रहे हैं, राइट। कोई भी आप सर्विस इनेबल करते हो बैकएंड में आपका पोर्ट और सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। कस्टमाइज करने के लिए आपको सर्वर पढ़ना पड़ेगा, राइट। समझ रहे हैं ठीक सर, वेब। ठीक ठीक। अगर हम वेब सर्वर के ही पोर्ट को यानी कि 80 को चेंज करना चाहें तो उसको वेब सर्वर आपको आना चाहिए ना। तो सर डेवलपर लेवल के जो रहेंगे इंजीनियर वो लोग ही चेंज करते रहेंगे, हाँ जो बिल्कुल डेवलप करेंगे। करते रहेंगे। डेवलपर करता होगा, वहाँ का वेब सर्वर जो डिज़ाइनर होगा वो करता होगा। मेल सर्वर जो कर रहे होंगे, मान लिया कि आप पोर्ट नंबर इस्तेमाल करते 25110, है ना, वो सब इस्तेमाल करने के लिए वो यूज़ करता है। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने क्लाइंट आउटलुक वगैरह का क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन किया है? उसमें आप मैन्युअली करते कर हैं। सकते हो, है ना। यस। उसमें आप मैन्युअली तो कर भी सर सकते हो। वहाँ तो डिफाइंड रहता है सर, जैसे एस हाँ एम टी पी है उसका पोर्ट नंबर ऑलरेडी डिफाइंड है हम ट्वेंटी इसमें फाइव आरडीपी वगैरह में भी सर डिफाइन कर सकते हैं ना, और जब हम आरडीपी बनाते हैं आरडीपी में भी अपना मैनुअल डाल सकते हाँ, मैन्युअली कर सकते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग ये सब, बट वो सर्वर लेवल की सर्विसेज हैं, वो हमें उस सर्वर मतलब वो सर्वर भी तो हमें आना चाहिए ना हैं। बिल्कुल कॉन्फ़िगर बिल्कुल। करने। अब पता चले कि हम पढ़ रहे हैं नेटवर्किंग और सर्वर को हम कॉन्फ़िगर करना सीखें, इट इज़ नॉट पॉसिबल। यस। नहीं सर, फिर तो नहीं हो पाएगा। तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा ना, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा डेटा। तो ठीक है, यस मुबशिर, क्या क्वेरी है? सर मेरे दो क्वेश्चंस हैं। हम्म। पहला ये कि जो टीसीपी और जो आईपी प्रोटोकॉल्स है ये सेम ही है, और दूसरा ये है कि जो पैकेट्स की बात करते हैं, जो डाटा ट्रैवल करता है पैकेट्स, वो बेसिकली क्या होते हैं? जो हम ईमेल्स करते हैं, ब्राउजिंग लेते हैं, गूगल खोलते हैं, इसके अंदर जो डाटा होता है उसकी बात हो रही है बेसिकली। हाँ, डेटा मतलब कि अगर हम कोई भी इंटरनेट पर क्वेरी करते हैं तो हम एक डेटा सेंड कर रहे हैं ना। ओके। या। तो दैट इज डेटा, मैसेज, ओके। है ना, मैसेज या। इंफॉर्मेशन। और ये जो टीसीपी है, टीसीपी हमारा क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है। ये दोनों आईपी के साथ मिलके काम करते हैं, है ना। ओके, दोनों आईपी के तो साथ मिलकर काम करते हैं। इसमें इसीलिए लिख दिया गया टीसीपी आईपी, है या ना, बिल्कुल। डीसीपी आईपी। तो जो जिसके साथ काम कर रहा है या जो इंटीग्रेट हो रहा है वो उसको नाम दे दिया गया है, उसका कोई वो नहीं है कि टीसीपी आईपी कुछ अलग है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी प्रोटोकॉल, आईपी मींस आईपी प्रोटोकॉल, एड्रेस ही है वो, ठीक है। जी सर। हम्म। तो ये पोर्ट नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आया? पोर्ट नंबर क्या होता है, स्पेसिफिक एक सर्विस को डिफाइन करने के लिए पोर्ट नंबर्स बने होते हैं, राइट। कि सर्वर को समझ में आए कि ये पोर्ट नंबर किस डेटाबेस के अंदर या किस डायरेक्टरी से कनेक्ट करना है। क्लियर है? आप होटल बुक करते हो, आपको अलॉट हो जाता है 60 नंबर, आप जाते हो तो आपको पता रहे कि आपको कहाँ जाना है, और होटल वाले को पता रहे कि आपको कहाँ पहुँचाना है। आप समझ रहे हो ना। सो दीज आर द आइडेंटिकल वैल्यू। चलें आगे। यस जी सर। सर, जी सर। तो बेसिक हमारा यहाँ पर बिल्कुल बेसिक मीन्स जो हम लोगों सर को ऐसे जनरल बातें करनी थी नेटवर्किंग के रिगार्डिंग वो एंड होता है। किसी को और बिल्कुल बेसिक जानकारी चाहिए, कुछ टॉपिक है सर तो एक बात बिल्कुल पूछना है पूछिए। सर। हाँ जी। सर अक्सर अक्सर सर्वर जब हम लोग एक्सेस करते हैं आईपी एड्रेस से सर, तो उसमें अक्सर हम देखें सर पोर्ट नंबर 8888 देता है। तो क्या 8888 वो कॉमन है क्या हर एक सर्वर एड्रेस के लिए? अगेन सेम क्वेरी है, मैंने इसका आंसर ऑलरेडी दे दिया है कि पोर्ट नंबर आपका कॉमन नहीं हो सकता या हमेशा फिक्स्ड नहीं हो सकता, है ना। क्लियर है? नहीं नहीं, ऐसे तो आ रहा है वो रजिस्टर पोर्ट रेंज में। मेरा कहने का मतलब है कि काफी सर्वर्स के साथ देखे हैं कि पोर्ट नंबर सेम ही यूज किया जाता है। तो क्या वो सेम सर्विसेज प्रोवाइड करता है कहाँ इसलिए वो आप पोर्ट देखे नंबर? हो? वो भी तो डिफाइन करो, कहाँ देखे हो आप? सर कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स में देखे हैं सर कि जैसे वो जैसे कि आरटीओज में देखे हो सर। आरटीओ मतलब? आरटीओ मतलब सर वो ड्राइविंग व्हीकल्स का जो अच्छा। एक्सेस करते तो अगर कोई प्राइवेट सर्वर है, यानी कि मान लिया कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनल सर्वर्स होते हैं, जैसे
इसमें तो आप मारुति सुजुकी और इसमें जब जाएंगे तो उनके भी प्राइवेट सर्वर होते हैं जो इंटरनल कंपनी वाले बस एक्सेस कर सकते हैं ना, तो उनके फिक्स्ड होते हैं, राइट। तो उस लेवल में मान लिया हमारी कंपनी, हमने घर पर एक सेटअप लगा रखा है, तो मैं उस पर वैसे ही रहने दूंगा। 80 नंबर पोर्ट से हमारा पूरा वेब सर्वर चलेगा। मैं चेंज करना चाहूँ तो 80 को चेंज करके कुछ और कर सकता हूँ, है ना, फिक्स्ड कर सकता हूँ। तो फिक्स्ड का मतलब और डायनेमिक का मतलब वो डिपेंड करता है, जो सेटअप किया गया है वही चलेगा। ओके, आज कुछ और है, कल कुछ और है। क्लियर है? जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। सर, ये पोर्ट डिफाइन करना आप हमें बाद में बताएंगे किस तरह प्रैक्टिकली? जैसे किस तरीके का प्रैक्टिकल? यानी दिखाएंगे किस तरह पोर्ट डिफाइन करते हैं, किस तरह सेलेक्ट करते हैं, या नहीं सिर्फ थ्योरिकली हमें समझना है ये? अब मैं क्या बताऊं, कोई इनको आंसर कर सकता है क्या? नहीं, सर पोर्ट मैं का बोल सर, के अगला। हम इसमें टनल में भी आएंगे ना, जब 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 हमारा बीपीएन टनल बनेगा, हाँ वहां हाँ भी पोर्ट का भी थोड़ा बहुत तो सर, समझ वहां भी आ जाएगा पोर्ट। हाँ। पोर्ट डिफाइन का तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बाद में मिलता है ना सर। पहले नेटवर्क इंजीनियर बनना पड़ता है, फिर एडमिनिस्ट्रेटर, फिर सर्वर, वहां तक जाना पड़ता है ना सर। वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले जस्ट यही चीज़ बताया कि आपको उसको सीखने के लिए एक पर्टिकुलर लेवल आएगा, या उस सर्वर को आप ऑपरेट करोगे तो डेफिनेटली उसको मैनेज करोगे, राइट। जी सर, बिल्कुल अभी क्लियर और है। मैंने वीपीएन पर एक कॉन्सेप्ट या वो बताया था कि जैसे वीपीएन का कोई स्पेसिफिक है, तो आप वीपीएन के सेटअप में जस्ट आप क्रेडेंशियल्स या कोई भी ऐसा मान लिया कि वीपीएन, अब सीसीएन में कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल, सीसीएनए में कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो वीपीएन सेटअप में आपको पोर्ट नंबर डिफाइन करवाया जाएगा। और मैं अगर कोई ऐसा लैब भी करा दूंगा तो वो समझ में नहीं आएगा आपको। मैं ऐसे फायरवॉल और इसके अंदर वीपीएन पोर्ट और ये सब असाइन करके दिखा दूंगा, बट वो बिल्कुल आउट ऑफ बजट जाएगा, आप लोग देख लेना, राइट। सर, असल में मैंने जो वाइप के जो जो सर स्विच होते हैं वाइप के, सर वो मैंने खुद कॉन्फ़िगर किए वहां पर। जैसे कि हमने पोर्ट नंबर खुद दिए, जिसके प्रीफिक्स होता है कि भाई यहाँ हम्म। पर एयरटेल का प्रीफिक्स जाएगा इस सिम के ऊपर, सर इस तरह वहां पर हमने खुद किए। तो मगर वो, आपने स्पेसिफिक कोई टास्क के लिए किया ना, जी जी बिल्कुल सर। तो अगर वो हम लोग करेंगे तो फिर डेफिनेटली करना पड़ेगा। अगर नहीं वो हमारे टास्क में है तो हमें नहीं करना है, सिंपल, ठीक है। सही बिल्कुल, सही बिल्कुल समझ गए। अभी उसका समझ में आया सिंपल ये आपको? है, जी जी सिंपल ये बिल्कुल है अभी क्लियर है कि सर। जैसे आपने अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगाया ना, उसका जो डीवीआर है ना, उसमें बाय डिफॉल्ट पोर्ट होता है, हाँ बट जी। उसे हम चेंज कर सकते हैं हाँ हाँ। मैनुअली जाके। फिर कॉलन आईपी दे, आप कॉलन आईपी मतलब कि आईपी कॉलन पोर्ट नंबर देकर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, है ना। हाँ जी। वो कुछ भी हम कर सकते हैं। तो कहने का ये- मतलब अब वो चीज़ जब हम करेंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ कॉन्फ़िगर भी होगी, हाँ राइट। जी। यस। तो ये सिंपल हम लोग वो करें। अभी फ्यूचर प्रेडिक्ट मत करो सभी लोग। वी आर हियर टू डिस्कस द बेसिक पार्ट। लेटर हम लोग देखे क्या करना है क्या नहीं करना है। सिंगल सर्टिफिकेशन लाइफ टाइम के लिए आपके साथ नहीं रहने वाला। आफ्टर 2 मंथ यू कैन मूव फॉर CCNP एंड कोर, है ना। डेवो मल्टीपल मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं जो कि मैं आपको गाइड करूंगा। आप अगले 10 दिन के बाद जो लैब आपसे प्रैक्टिस करवाई जाएगी उसको कर लेना, वही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी, ठीक है, समय निकाल के। ओके, तो लैन मैन कैन वैन आईपी पोर्ट सर्विसेज सारा क्लियर है बेसिक लेवल पर। आगे आप पढ़ोगे पोर्ट नंबर कॉन्फ़िगर कैसे होते हैं, DHCP सर्वर कैसे बनता है, वेबसाइट कैसे बनती है, सब कुछ आप पढ़ोगे आगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, चलें आगे। यस। अब देखो, मैंने इतना फ्री क्यों रखा क्लास को कि आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेरी है, जितना भी आप लोगों के दिमाग में उल्टे सीधे सही जितने भी वो सवाल थे लगभग में पूछ डाले, है ना। क्लियर? इतना जी सर, आई अभी मीन, बिल्कुल क्लियर हो गया, थैंक यू सर। बेसिक बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो, अगर मैं डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट करके इस चीज़ को लीड करता ना तो आई थिंक वो क्वेरी क्वेरी रह जाती, और आप एडवांस में भी मतलब कि कंफर्म क्लियर नहीं हो पाते, और ये सारी चीज़ें। तो आई थिंक बहुत कुछ आइडिया आपको लगा नेटवर्क डोमेन के बारे में। अब आप आई थिंक 5% रेडी हो चुके हो कि हाँ ठीक है, अब अच्छे से आप नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। एम आई राइट? जी सर।
यस सर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। अ, ये जो सॉफ्टवेयर है, इंस्टॉल करना सर। ये ये आपका पहला प्रायोरिटी है, इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना। और फिर आप इसमें जो भी आपको काम करने हैं करें। इसके बाद जितने भी टूल्स हैं, अभी ठीक है, आई थिंक यहाँ से रिकॉर्डेड हम ऑफ करते हैं। फर्दर हम लोग लैब रिगार्डिंग डिस्कशन